ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज 5 मार्च है और आज दोपहर को 12:30-1 बजे के करीब सनशाइन पिक्चर्स यूट्यूब चैनल पर बस्तर फिल्म के 2 मिनट और 35 सेकंड के ऑफिशियल ट्रेलर को रिलीज़ किया गया और मैं अभी रात को करीब 9:15 बजे के करीब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। दोस्तों इस फिल्म को जब पिछले वर्ष अनाउंस किया गया था तब से अभी तक 4-5 वीडियोस में इस फिल्म के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और मैं पर्सनली इस फिल्म को देखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी बातें इस फिल्म के बारे में, इसके सब्जेक्ट के बारे में की हुई है, तो वो सब बातें मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। पर इतना मैं आप सब मित्रों से प्रार्थना करूँगा इतनी कि मेरा जो पिछला वीडियो है इस फिल्म पर टीज़र रिव्यू बस्तर का, वो प्लीज़ मैं प्रार्थना करता हूँ आप सब मित्रों से उसे आप अवश्य देखना। बस्तर टीज़र रिव्यू आप यूट्यूब पर सर्च करना, हमारा वीडियो आ जाएगा। सबसे पहली बात तो ट्रेलर पर तो हम बात करेंगे ही, पर उससे पहले मुझे सच में इतना आश्चर्य होता है कभी कभी, पिछले कुछ दिनों से, मैं 3-4 महीनों से इतना अंदर से आश्चर्य हो रहा है, विश्वास ही नहीं होता कि हम सच में ये समय देख पा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि बहुत सारे मित्रों को इसकी कल्पना ही नहीं होगी कि हम कितने ज़्यादा भाग्यशाली हैं। विश्वास नहीं होता सच में ना कि ये समय हम देख पा रहे हैं। कितने बड़े बड़े बदलाव, कितने बड़े बड़े परिवर्तन, इन परिवर्तनों को, इन बदलावों को देखने के लिए कितनों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। पर उस समय को हम देख पा रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली है दोस्तों। सोचिए, आज श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को हमने इन्हीं अपनी आंखों से देखा। धारा 370 को हटते हुए हमने इन्हीं अपनी आंखों से देखा। और एक समय था जब ऐसा वातावरण था देश में, नक्सलियों को इस प्रकार से, अभी भी वो तो हो ही रहा है, कोई मतलब एकदम बड़ा बदलाव तो नहीं है, उस बदलाव की शुरुआत है अभी केवल, परंतु नक्सलियों का महिमा मंडन, पूरा का पूरा कला और साहित्य का क्षेत्र, उस पर किस प्रकार से वामपंथियों का वर्चस्व जो अभी भी है, अभी भी कला और साहित्य के क्षेत्र पर पूर्ण रूप से वामपंथियों का ही वर्चस्व है। तो लगता था अंदर से फ्रस्ट्रेशन, मैं बता नहीं सकता वो क्या फीलिंग थी। अंदर से बहुत पीड़ा होती थी कि यार ये कब बदलेगा, कब सही तरीके से सही पॉइंट ऑफ व्यू को फिल्मों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा, कब तक हम वही नक्सलियों का महिमा मंडन देखते रहेंगे, कब तक हम इन अर्बन नक्सल फिल्म मेकर्स का प्रोपेगेंडा देखते रहेंगे। अंदर से बहुत पीड़ा होती थी। पर दोस्तों देखिए, आज हम कितने बड़े बड़े बदलाव अपनी इन्हीं आंखों से देख पा रहे हैं। 80 के दशक तक अगर हम बात करें ना, बॉलीवुड ने डाकुओं का महिमा मंडन किया करते थे बॉलीवुड वाले। इनको हमेशा से ये चाहिए होता है, सोशलिस्ट माइंडसेट जो होता है ना, वो हमेशा इस प्रकार से अपराधी हो, चोर उचक्के हो, डाकू हो, नक्सली, आतंकवादी, अलगाववादी, मतलब इनके प्रति इनकी सिंपत्ति होती है वामपंथियों की, और इनको हर प्रकार से वो किसी न किसी प्रकार से विक्टिम दिखाने का वो प्रयास करते हैं। तो 80 के दशक तक तो ये डाकुओं को ग्लोरीफाई करते थे। फिर 90 के दशक के बाद में फिर नक्सलियों का महिमा मंडन शुरू हुआ, फिर आतंकवादियों को जस्टिफाई करना शुरू हुआ, और जो अभी तक भी चलते आ रहा है। लगातार हम देख पा रहे हैं किस प्रकार से प्रोपेगेंडा कंटेंट, भाई नक्सलियों के महिमा मंडन वाला तो इतना कंटेंट है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। अभी लेटेस्ट की बात करूँ तो 2-2.5 महीने की बात ही ले लीजिए। वो जो प्रोपेगेंडा फिल्मों में अधिकतर जो एक्टर हमें दिखाई देता है, मनोज वाजपेयी, उसकी जोरम फिल्म रिलीज हुई थी। इतनी घिनौनी फिल्म और इतनी निर्लज्जता के साथ में उसमें नक्सलियों का महिमा मंडन किया गया था ना, सच में घिन आ रही थी उस फिल्म को थिएटर में देखते समय। अभी 2-2.5 महीने पहले की बात है। और ऑनलाइन तो कितना कंटेंट मिल जाएगा। वो जेंगा बुरुकर्स का उदाहरण ले लीजिए, या फिर शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज़ की द्वारा प्रोड्यूस की गई वो बेताल सीरीज़ देख लीजिए। कितनी निर्लज्जता के साथ में नक्सलियों का महिमा मंडन। बाकी जाते जाते तो हम फिर चक्रव्यूह तक जा सकते हैं और थोड़े बहुत कुछ फिल्में ऐसे भी होती है, सामने सब्जेक्ट कुछ और दिखाते हैं, पर उनमें सबप्लॉट के माध्यम से या कुछ डायलॉग्स के माध्यम से नक्सलियों को ग्लोरीफाई किया जाता है। जैसे कि कुत्ते फिल्म पिछले वर्ष रिलीज़ हुई थी, या फिर भीड़ फिल्म का उदाहरण ले लीजिए। कितने उदाहरण है भाई हमारे सामने। तो नक्सलियों को क्रांतिकारी दिखाना, ये तो बॉलीवुड का सबसे पसंदीदा प्रमुख विषय है, सबसे पसंदीदा विषय है उनका ये। और बाकी पिछला जो मैंने टीज़र रिव्यू किया था उसमें मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई थी कि नक्सली और फॉरेन फंडिंग से काम करने वाली मिशनरीज, इनका जो गठजोड़ है और उसको डिफेंड करने वाला बॉलीवुड का पूरा इकोसिस्टम, इसके बारे में मैंने काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी कि कैसे ये नक्सली और फॉरेन फंडिंग से काम करने वाली मिशनरीज एक साथ में काम करते हैं, और फिर बॉलीवुड किस प्रकार से उनको एक इंटेलेक्चुअल शील्ड देने का काम करता है। जैसे कि 2006 में स्वामी लक्ष्मणानंद जी की हत्या कर दी गई थी।
उसमें एक माओवादी नेता और 7 जो मिशनरी को उसमें दोषी ठहराया गया था कोर्ट के द्वारा। बस स्वामी लक्ष्मणानंद जी आजीवन उन्होंने संपूर्ण जीवन समाज की सेवा में समर्पित किया था और जो भी धर्मांतरण आदि होते थे उसका वे विरोध करते थे, घर वापसी करवाते थे। इस कारण से उनकी हत्या कर दी गई थी। अभी पालघर में साधुओं की लिंचिंग हुई, वो क्षेत्र भी नक्सलियों से प्रभावित, नक्सली और मिशनरियों से प्रभावित ही रहा है। वहाँ पर जो कन्वर्जन के कुछ वीडियोस वगैरह भी सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं हमें। उस समय के साधुओं की लिंचिंग हुई थी उसके कुछ समय पहले के वीडियोस हमें देखने को मिलते हैं पालघर के ही। और बाकी पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी, उनके विरुद्ध किस प्रकार से पूरा फॉरेन फंडिंग से काम करने वाली मिशनरीज आदि, उनका पूरा प्रोपेगेंडा, वो सब कुछ हमने देखा हुआ है कैसे षड्यंत्रों में फंसाया जाता है। तो मैं कह रहा था कि बॉलीवुड पहले डाकुओं का महिमा मंडन करता था, फिर नक्सलियों का शुरू किया, फिर आतंकवादियों के प्रति सिंपैथी पैदा करना, पत्थरबाजों के प्रति सिंपैथी पैदा करना, ये पूरा बॉलीवुड की ये पूरी हमने टाइमलाइन देखी। और अभी जो ये बस्तर फिल्म बन रही है, या फिर एक और फिल्म का उदाहरण हमें मिलता है विवेक अग्निहोत्री जी की बुद्धा इन ए ट्रैफिक जैम। इन 2 फिल्मों के अलावा और कोई मुझे ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जिसमें नक्सलियों को इस प्रकार से एक्सपोज किया गया हो, उनकी असलियत देश के सामने लाई गई हो। बस ये 2 उदाहरण मुझे मिलते हैं। कौन सा? बुद्धा इन ए ट्रैफिक जैम और बस्तर। परंतु ये कोई बहुत बड़ा बदलाव आया है ऐसा भी हमें नहीं सोचना चाहिए। अभी तो बस ये उसकी शुरुआत है, बस उस बदलाव की शुरुआत है, क्योंकि ये केवल 1-2 फिल्में अभी तक बनी है। हाँ, बुद्धा इन ट्रैफिक जैम तो उतनी मेन स्ट्रीम में रिलीज भी नहीं हुई थी। बस्तर अभी एक मेन स्ट्रीम भी क्या कहना, अभी भी इसके बारे में कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं हो रही है। पर कम से कम थोड़ा चलो अच्छे बजट के साथ में, ज़्यादा बजट के साथ में बनी हुई है और ज़्यादा बड़े स्केल पर थोड़े बहुत ये रिलीज होगी। परंतु बस इक्का दुक्का उदाहरण, और इस पर भी आप देख लीजिए पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया या इनके जो पपेट मीडिया है, पपेट क्रिटिक्स वगैरह है, वो सब कुछ इस फिल्म पर चुप रहेंगे। इतना महत्वपूर्ण विषय, हमारे देश में 76 जवान वीर गति को प्राप्त होते हैं 2010 में, उसके बाद में जेएनयू में जश्न मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और ये तो समय समय पर हमने देखा हुआ है, पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद में भी ये तो हमेशा से ही वामपंथियों की आदत ही रही है। उनका तो मुख्य निशाना ही राष्ट्रवादी होते हैं, सेना होती है, सो कॉल्ड पूंजीवाद के नाम से छाती कूट कर ये सब ये लोग करते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इतना महत्वपूर्ण विषय, परंतु फिर भी देख लीजिए चुप्पी किस प्रकार की है। तो ये बदलाव तो है, पर उस बदलाव की केवल शुरुआत है। अभी तो केवल 1% भी पूरा बदलाव की शुरुआत हुई ऐसा हम नहीं कह सकते। बस बढ़ रहे हैं, उस बदलाव की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। पर खुशी होती है कि चलो उस समय को हम देख पा रहे हैं। अब देखिए बस्तर के इस ट्रेलर के एंडिंग में आपने वो एक अदा शर्मा एक लाइन कहती है, देखिए जो होम मिनिस्टर है उस समय के, उनको कहती है कि बस्तर का कोई भी गांव चुन लो और चलो मेरे साथ में बिना सिक्योरिटी के, और फिर देखते हैं कि गांव वाले किसके साथ खड़े होते हैं, किसका साथ देते हैं और किसको अपराधी मानते हैं। अब ये जो लाइन आपने सुनी ना, इसको आप छोटा मत समझना, इसके माध्यम से बहुत कुछ कह दिया गया है, बहुत कुछ। देखिए मैंने कई सारे जो उदाहरण दिए, जो नक्सलियों का महिमा मंडन करने वाली, उनको क्रांतिकारी दिखाने वाला जो कंटेंट होता है ना, पूरी फिल्म में तो ये अर्बन नक्सल फिल्म मेकर्स नक्सलियों का महिमा मंडन करेंगे, पर फिर कहीं पर फिल्म में एक जगह पर अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए ना, वो बैलेंसिंग तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि पूरी फिल्म में नक्सलियों को क्रांतिकारी दिखाया होता है, तो थोड़ी सी बैलेंसिंग करने के लिए एक हाथ डायलॉग बीच में डाल देंगे कि भाई जो गांव वाले लोग हैं वो तो दोनों तरफ से पीसते हैं, एक तरफ तो नक्सली होते हैं, दूसरी तरफ सीआरपीएफ के जवान होते हैं। मतलब इस एक डायलॉग में देखिए कितने सारे तीर वामपंथी मार देते हैं। हमारे सीआरपीएफ के जवान और नक्सलियों को एक लाइन में ला करके खड़ा कर दिया, और साथ में ही ये भी बता दिया कि भाई बेचारे गांव वाले तो दोनों तरफ से पीसते हैं। मतलब जवान भी वहाँ पर अन्याय अत्याचार करते हैं। जो राजकुमार राव की न्यूटन फिल्म थी उसमें भी यही घिनौना प्रोपेगेंडा उन्होंने चलाया था। मेरा न्यूटन का रिव्यू आप अवश्य देखना। तो ये जो वामपंथी प्रोपेगेंडा स्प्रेड करते हैं ना हमारे जवानों के प्रति, तो वहाँ पर अदा शर्मा का कैरेक्टर देखिए छाती ठोक करके कहता है कि चलो फिर, उनको लगता है ना कि गांव वाले दोनों तरफ से परेशान हैं, तो चलो साथ में देखते हैं फिर किसकी तरफ गांव वाले खड़े रहते हैं, किसको दोषी मानते हैं, भारतीय सेना के साथ खड़े होते हैं या नहीं। ये हमारे सीआरपीएफ के जवान जो अदा शर्मा का पात्र है वो वहाँ पर कहता है। तो वो एक बहुत बड़ी बात है उस एक लाइन में। और उसके अलावा भी पूरे ट्रेलर में खुलकर वामपंथियों को उन्होंने यहाँ पर एक्सपोज किया है। और मुझे तो सच में ये ट्रेलर देखते हुए विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि ये हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। इस प्रकार से
इस पूरे लेफ्ट के इकोसिस्टम को एक्सपोज किया जाना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद में, विशेषतः 70 के दशक के बाद में, इमरजेंसी के बाद में, एक पूरा खुला ग्राउंड एक प्रकार से वामपंथियों के लिए, अर्बन नक्सल्स के लिए छोड़ दिया गया था। हमारी शिक्षा व्यवस्था और आर्ट एंड लिटरेचर पूर्ण रूप से वामपंथियों के हाथ में सौंप दिया गया था एक प्रकार से। और उसके बाद में ही ये सब कुछ ज़्यादातर प्रोपेगेंडा हमने देखा है, नक्सलियों का महिमा मंडन हो या हिंदुओं को जात पात के नाम पर बांटकर और ज़्यादा समाज में खाई पैदा करने का प्रयास करना, ताकि मिशनरियों को आसानी हो सके कन्वर्जन में। फिर नक्सली और फॉरेन फंडिंग से काम करने वाले मिशनरीज, इनका गठजोड़, इनको एक प्रकार से इंटेलेक्चुअल शील्ड देना इसके माध्यम से, ये सब कुछ होता आ रहा है। और इसी कारण से आप देखिए, ये जो हमारे नक्सलियों को क्रांतिकारी दिखाते हैं ना फिल्मों में, ऐसे फिल्म मेकर्स ही फिर हमारे संतों को टारगेट करने वाले भी प्रोपेगेंडा कंटेंट बनाएंगे, वेब सीरीज़ बनाएंगे, फिल्में बनाएंगे। तो ये क्या कनेक्शन है, आप ज़रा सोचिए। मैंने जो इसका टीज़र रिव्यू किया था बस्तर का, वो आप अवश्य देखना। कुल मिलाकर ये मैं बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा प्रसन्न हूँ इस ट्रेलर को देखने के बाद में। आशा करते हैं कि 15 मार्च को जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो इसको खूब खूब सफलता मिलनी ही चाहिए। और ये जो बातें हैं ना, ये सब तक पहुँचनी चाहिए। ये बदलाव की शुरुआत है और इसको हमें और ज़्यादा बड़ा करना है, इस बदलाव को। ये हमारा कर्तव्य है। तो दोस्तों, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा? मुझे तो पर्सनली टेक्निकली भी वेल मेड लग रही है। अदा शर्मा, उनका परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया था और कुछ बातें खुलकर जो उन्होंने कही है ना, मेरा तो हृदय प्रसन्न हो गया। बाकी आपका अनुभव आप मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।